डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। तो उसी के संबंध में एक जो चतुर्थ सेमेस्टर में यानी सेकेंड ईयर वालों के लिए एक विषय है पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो उसी विषय के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने के लिए यानी परीक्षा के पहले हम एक बार यदि रिवीजन कर लें, उस पर्पज़ से मैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ लाया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम 78 के लगभग बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी या एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो हमको सारा आ रहा है कि नहीं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, या जो आपका सिलेबस है मैं उसी में से ये सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं। तो उनमें से ऐसा तो नहीं कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आपके मन में या कुछ छूट गया हो, तो उसको हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमको याद बना रहेगा और हमको परीक्षा करने में कोई भी दिक्कत, परीक्षा को अच्छे से करने में, अच्छे नंबर प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें मिसलेनियस सभी तरीके के प्रश्न हैं जो मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो आएगा, उसमें मैं कुछ और प्रश्नों का आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन है, लवणों की वृद्धि द्वारा, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने के द्वारा या वर्षा द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, यानी उद्योग जो होते हैं उनसे निकले अपशिष्ट द्वारा जो जल में मिल जाते हैं उनसे जल प्रदूषण होता है। दूसरा प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये असम में है, तो इसको आप लोगों को वैसे ही मुँह ज़बानी याद रखना है। तीसरा है विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, वर्षा की कमी, परमाणु हथियार या जनसंख्या वृद्धि। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी हैं विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से पूछ रहा है कि वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन में से ऑब्वियस सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है। ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं जो वायुमंडल को गर्म करती हैं या उष्ण करती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन है। CFS, ये CFC होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो बिल्कुल आप माइंड में बैठा लीजिए, सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी यही है गर्म रखने में, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा किससे उत्सर्जित होती है, जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा। 3 अन्य ऑप्शन है, प्राणियों का श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया, दलदली भूमियाँ, इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना कि हम जो ईंधन को दहन करते हैं, कोयला जलाते हैं और जो पेट्रोलियम का दहन करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है। अल्पजीवी मतलब सबसे जो कम है या थोड़ा है, जिसका प्रोपोर्शन अनुपात सबसे कम है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ये है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो सबसे जो अल्पजीवी है वो आपका मीथेन है। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन सबसे अल्पजीवी है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है। उसमें ऑप्शन आपके पास 4 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CFC या CFS। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा अधिक जीवन काल होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, और सबसे कम मैंने अभी आपसे बताया था, ऊपर डिस्कस किया था, मीथेन का। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है। तो नाइलॉन उद्योग से सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्पादन या उत्सर्जन होता है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो प्राकृतिक स्रोत है वो उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है। तो रासायनिक क्रिया से 4 ऑप्शन दिए हैं, मीथेन का, CFS का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रस ऑक्साइड का। जो CFS हैं इनका निर्माण होता है रासायनिक क्रिया के द्वारा। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं। तो घरों में कौन सा ऐसा उपकरण यूज होता है जिससे ओजोन परत को हानि पहुंच सकती है। तो आपका कंप्यूटर है, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर और कूलर। तो ये कंप्यूटर, टेलीविज़न और कूलर से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती है जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाए। लेकिन जो एयर कंडीशनर होते हैं उसमें एयर कंडीशनर में जो गैसेस यूज की जाती हैं उनसे ओजोन परत को नुकसान पहुँच सकता है। तो सही उत्तर है आपका एयर कंडीशनर यानी कि AC।
अगला है पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? विकिरण से, रेडिएशन से, मरुस्थलीभवन यानी डिजर्टिफिकेशन से, या वनों को नष्ट करने से, या ग्लेशियर्स का निर्माण से। तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो वनों को नष्ट करने से। जब पेड़ ही खत्म हो जाएंगे तो फिर मान के चलिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, उससे ही मेन सबसे ज़्यादा समस्याएं आप इंसान के लिए पैदा होंगी। अगला है कोपहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन ये आपकी डेनमार्क की राजधानी है, तो इसको आपको याद रख लेना है। अगला है सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? तो सूखे को कैसे नियंत्रित करता है? क्योंकि वनों से आपको पता है कि वन वर्षा में सहायक होते हैं, तो जो पेड़ होते हैं वो वर्षा को, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वनों के कारण ही क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस तरह से वन सूखे को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अगला है जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी सबसे पहले कौन किसको खाता है? तो आप सी ऑप्शन में देखिए, घास को कीट यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को पक्षी खाते हैं, और पक्षियों को सर्प खाते हैं। तो ये आपका खाद्य श्रृंखला का एक सही उदाहरण है। बाकी आप देखेंगे तो वो उदाहरण आपके फिट नहीं बैठेंगे। जैसे पहला घास भेड़िया तो नहीं खाता है, जैसे जीवाणु घास तो वो नहीं खाते हैं, उल्टा हो गया। डी ऑप्शन देखिए, घास कीट, और कीट हिरन, और या हिरन सर्प, तो ये उल्टा हो रहा है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है? सी। इस तरीके का एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कौन सी मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो वो है आपका एजोटोबैक्टर। तो वो स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। क्या नाम है? एजोटोबैक्टर। तो इसको आपको याद रख लेना है। अगला है किस तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार की जीव से एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो वो हैं मछलियाँ। इनको याद रख लेना है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? स्वीडन। इसको याद रख लेना है। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? अवरक्त तरंगों का। अगला है जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ऑब्वियस सी बात है, सौर ऊर्जा के उत्पादन पर। सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, उन पे सब्सिडी भी दी जा रही है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। एक पारितंत्र में क्या होता है? एक पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। तो पारितंत्र में क्या होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या उत्पादक होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं से। अगला क्या है? इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? अजीवित घटक में आपका पदार्थों का चक्रण होता है। तो ये सारे ऑप्शन, ऊर्जा का प्रवाह, उपभोक्ता ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्रण, ये नहीं। सही ऑप्शन आपका बी होगा, पदार्थों का चक्रण। अगला है इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो अपघटक के अंदर जो अपघटन का काम करते हैं, ए जीवाणु और कवक को, बी है केवल सूक्ष्म जीव को, और सी है उपरोक्त दोनों को, और डी है उपरोक्त दोनों एवं बड़ी जीव को। तो सही ऑप्शन सी है, यानी जीवाणु और कवक के साथ साथ सूक्ष्म जीव को इकोसिस्टम में अपघटक के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों सही ऑप्शन होगा। इसमें देखिए भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? भोजन श्रृंखला का सही क्रम आप सभी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, फाइटोप्लैंक्टन और फिर जूप्लैंक्टन और मछली, ये आपका सही क्रम है, बी ऑप्शन। अगला है एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है, तो उसका ट्रॉफिक स्तर पर क्या होगा? ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? तो उसका ट्रॉफिक स्तर प्रथम होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट मतलब कीड़े, और इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? मोर आपका भोजन पिरामिड का शीर्ष है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव। उसके बाद प्राथमिक अपघटक भी नहीं है, अंतिम अपघटक भी नहीं है, तो क्या है? भोजन पिरामिड का शीर्ष है जो आपका मोर है। मोर को कहेंगे भोजन पिरामिड का शीर्ष। पारितंत्र किसे कहते हैं, यानी इकोसिस्टम? तो इनमें से आप देख लीजिए, सही ऑप्शन सी है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, उनका जो अध्ययन होता है या उनके बीच संबंध बनाने वाला जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम या पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पारितंत्र या इकोसिस्टम। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं? 4 से 5 कड़ियाँ हो सकती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाए जाएं तो बनने वाली आकृति होती है पिरामिड। पिरामिड बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है।
उसके बाद समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? समस्त शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? सीधा। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? महासागर की। उसके बाद एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? ऑब्वियस सी बात है, सर्वाधिक ऊर्जा पादप में या पौधों में होगी। उसके बाद पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस में होगी? जो अंत में है, शेर में सबसे कम ऊर्जा होगी। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता वो हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। तो शेर, मेंढक, टिड्डा, हिरण में से क्या है? मेंढक। मेंढक किसको खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं को। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण इसमें हो गया मेंढक। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? अपघटक पर। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला अपघटन होने तक समाप्त होती है, बैक्टीरिया के द्वारा उनका अपघटन कर दिया जाता है। उसके बाद आइए अगला है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो जैव भू रासायनिक चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। तो अगला हम बात कर रहे थे पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चट्टानों का, मृदाओं का, फसल के रोगों का या जंतुओं के चलन का। तो ये होता है मृदाओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब अगला है, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? उत्पादक में, उपभोक्ता में, अपघटक में या अजैविक में। तो जो कवक होते हैं वो अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? आनुवांशिक विविधता का। धान की जो विभिन्न प्रकार या किस्में होती हैं वो आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। अगला है, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय सदाबहार वन में सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? भारत। अगर देश की बात हो तो ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश माना जाता है। राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों के लिए, केवल जंतुओं के लिए, पौधों तथा जंतुओं के लिए या संपूर्ण पारितंत्र या इकोसिस्टम के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, जो राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क बनाए जाते हैं वो संपूर्ण पारितंत्र या इकोसिस्टम की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला है, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता होती है उसको अल्फा जैव विविधता कहते हैं। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? कोई देश होता है तो वो बीटा जैव विविधता का उदाहरण होता है। जैसे भारत, इसमें से देखिए कच्छ का रण, राजस्थान, भारत, एशिया, तो भारत देश है तो वो बीटा जैव विविधता का उदाहरण होगा। इसके अलावा वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? उसको गामा कहते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या होगा? जो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता है। अगर कोई देश है तो वो बीटा में आएगा, और यदि कोई वैश्विक की हम बात करें जैव विविधता की तो वो गामा के अंतर्गत आएगा। अगला है, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? तो भूमध्य रेखीय वन वैश्विक स्तर की जैव विविधता के आपके उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 50 से अधिक प्रतिशत पाया जाता है। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? 14 लाख के लगभग है। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? मल्टी डाइवर्सिटी देश में, सुपर डाइवर्सिटी देश में, मेगा डाइवर्सिटी देश में या मास डाइवर्सिटी देश में? तो जहाँ पर प्रचुर जैव विविधता होती है ऐसे संपन्न राष्ट्रों को मेगा डाइवर्सिटी देश में रखा गया है। भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? 1 लाख के लगभग है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन से हैं? भौगोलिक दशाएं। तो भौगोलिक दशाओं के कारण भारत में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। अगला है, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। यानी जैव विविधता की प्रचुरता जहाँ पर होती है और क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाला जो संवेदनशील स्थल होता है उसको कहते हैं तप्त स्थल। भारत का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? दक्षिण अमेरिका में। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? यूरोप में। अगला है, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? जीव मंडल।
उसके बाद जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में क्या होता है, जो जीवों की संकटग्रस्त जातियां हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? ये जीव संरक्षण के क्षेत्र में उसमें लगा हुआ है, संलग्न है। डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? दुर्लभ जाति का, संकटग्रस्त का, विलुप्त का, दैत्य जाति का? तो विलुप्त जाति का उदाहरण है डायनासोर। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? आक, तुलसी, नीम या रोहिणा? तो आक, तुलसी, नीम तो पाए जाते हैं, रोहिणा ये आपकी संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण है। पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, पुनर्नवीनीकृत यानी रिन्यूएबल का, संश्लेषित सिंथेटिक का या सुविधाजनक का? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उदाहरण है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? एक संकटग्रस्त जाति है। निरंतर हाश या लॉस के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? सुभेद्य जाति उसको कहा जाता है हिंदी में। 100 स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? टाइगर प्रोजेक्ट का। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? ओजोन की उपस्थिति से परावैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये आप पढ़ते भी रहिए कि ओजोन परत क्या करती है? परावैंगनी किरणों को रोक देती है, पृथ्वी तक आने नहीं देती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। DDT क्या होता है? तो DDT क्या है? गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक है एक तरह का। DDT का छिड़काव किया जाता है आपका फलों में और जो सब्जियों में, तो वो DDT होता है। तो गैर जैव अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है ये एक प्रकार का। बहिर स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? ये जंतुआलय का उदाहरण है, बहिर स्थानीय संरक्षण। गिर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? चंबल नदी पर। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं वहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों को पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा आज के 78 क्वेश्चंस थे लगभग, जिनको आज हमने रिवीजन किया। तो थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे और वैसे ही भी आपके सारे पढ़े हुए हैं, खाली एक बार आपको रिवीजन करना था कि हाँ इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, पर्यावरणीय अध्ययन है, उसको आप अभी इतना आसान समझ के मत छोड़िए, क्योंकि आगे चल के जो भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जेई के पेपर्स होते हैं, तो उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बहुत सारे प्रश्न जो आपके पर्यावरणीय अध्ययन से जनरल नॉलेज के रूप में पूछे जा सकते हैं। ये सारे जो प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए। आगे चल के भी आपको परीक्षा के बाद भी ये किसी न किसी रूप में काम आपके जरूर आएंगे। तो इसी तरह के और एक 50 प्रश्नों के सेट के साथ मैं आगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।